औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खावर नेम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, हमारा आज का जो मौजू है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ती नाम नज़ीर नाजी साहब का इंतकाल है। नज़ीर नाजी साहब को लहद में उतार दिया गया है और पाकिस्तान की सहाफ़त की तारीख का एक मुकम्मल चैप्टर क्लोज हो गया है। नज़ीर नाजी कोई आम सहाफ़ी नहीं थे। वो मामूली पढ़े लिखे शख्स से गरीब घराने में पैदा हुए। बचपन में मेहनत मजदूरियां करते रहे। वो मुझे बताया करते थे कि वो स्कूल से इसलिए उठा लिए गए कि उनके घर वाले स्कूल के अखराजात या किताबों का जो कीमत थी वो अदा नहीं कर सकते थे, फीस अदा नहीं कर सकते थे। वैसे तो सरकारी स्कूल होते थे, लेकिन बच्चों को अपने सरकारी स्कूल में भी पढ़ाना हो तो कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो इंतहाई निचली सतह के गुरबा है, गरीब अवाम है, जो अक्सरियत में है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय लोगों के घरों में काम काज पे लगा देते हैं या होटलों में बर्तनों की सफाई के काम पे लगवा देते हैं, बैरागिरी का काम करवाते हैं, मजदूरियां करवाते हैं। तो बहुत सियाना घराना होगा तो वो किसी हुनर को सीखने के लिए किसी का शागिर्द अपने बच्चे को बना देता है। तो नज़ीर नाजी साहब इसी तरह उनका बचपन गुजरा। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो पाकिस्तान की सहाफत में एक ऐसा नाम बन गए। पाकिस्तान में जब टेलीविजन नहीं आया था, चैनल्स नहीं थे और लोगों का इन्हिसार सिर्फ अखबारात पे था, तो अखबारात में सबसे अहम चीज जो थी वो अखबारात में छपने वाले कालम हुआ करते थे। बतौर कालम नवीस नज़ीर नाजी साहब ने जितनी शोहरत हासिल की, जितनी पसंदीदगी हासिल की, जितने कारीन अखबार को पढ़ने वाले उन्होंने अपनी तरफ खींचे, शायद इसकी मिसाल कोई और ना मिलती हो। नज़ीर नाजी साहब में बेशुमार खूबियाँ थी, मोहब्बत करने वाले थे। मैं उन्हें चाचा जी कहता था। उनके तीनों बेटे मेरे दोस्त हैं और बड़ा बेटा अनीक नाजी हाल ही में बाई चांस लंदन से, उनके पास उनकी पूरी फैमिली के पास से बरतानिया की शहरियत है, वो बीवी बच्चों को वहाँ छोड़ के यहाँ अपने वालिद से मुलाकात के लिए आया था और आया हुआ है। आज जब उनकी डेथ की खबर आई तो मैंने सबसे पहले अनीक नाजी को फ़ोन किया तो उसने रोते हुए कहा कि हाँ, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरी भी 2 या 3 हफ्ते पहले नज़ीर नाजी साहब से उनके घर में मुलाकात हुई। उनका छोटा बेटा मुझे साथ ले गया था और कई बार वो मुझे आता था और ले जाता था और अपने अब्बा जी से मिलवाता था। तो पहली मुलाकातों में तो उनसे गुफ्तगू हुआ करती थी। अब नज़ीर नाजी साहब, जिनका नाम पाकिस्तान के एक बड़े अखबार पर आज भी छपा हुआ है, चीफ एडिटर या एडिटर इन चीफ के तौर पे, वो आजकल अपनी याददाश्त मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। नज़ीर नाजी साहब कहानियों का मजमुआ था।
उनकी जात के गिर्द इतनी कहानियां बुनी गई हैं या उन्होंने खुद बुनी हैं, और उनके इतने वाकयात, इतने किस्से हैं कि उन पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। उनकी याददाश्त जा चुकी थी। अभी 2-3-4 हफ्ते पहले मैं जब उनके घर गया उनसे मिलने के लिए, उनकी बेगम साहबा उनके साथ बैठी थी, उनके बच्चे एक तरफ खड़े हुए थे और उन्हें मुझे पहचान रहे थे नजीर नाजी साहब, लेकिन मेरा नाम भूले हुए थे, मेरे बाप का नाम भूले हुए थे। यहाँ तक कि मैंने उन्हें याद दिलाया कि आपने जब नुआए वक्त में कॉलम लिखा करते थे आप सवेरे सवेरे, तो आपने मेरे वालिद नईम हाशमी साहब पे एक कॉलम भी लिखा था। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी कोई कॉलम नहीं लिखा। वो मुकम्मल तौर पर याददाश्त के खो जाने के मरीज बन चुके थे, और ये मेरे ख्याल में ये मर्ज जो है ये अचानक लाहक नहीं हुआ। ये नजीर नाजी साहब की यादें तो हम ताज़ा कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरे दोस्त, वो लोग जो याददाश्त के मरीज होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, कोई चीज़ कहीं रखी है भूल गए हैं, मोबाइल साथ लेके गए हैं, कहीं गए हैं मोबाइल वहीं छोड़ आए हैं, या जिस काम गए हैं घर से चीज़ लेने के लिए और भूल गए रास्ते में कि वो घर से किस काम से निकले थे, वो इस चीज़ को मामूली ना ले, कभी मामूली ना ले। क्योंकि मैं आपको नजीर नाजी साहब का ही वाकया सुनाता हूं कि मेरे वालिद साहब ने 1972 में मुझे बताया था कि नजीर नाजी साहब की याददाश्त जो है वो कमजोर है। वाकया कुछ यूं हुआ कि मेरे वालिद नईम हाशमी साहब लक्ष्मी चौक के किंग सर्कल होटल में रोजाना बैठा करते थे। उनके लिए वहाँ एक टेबल मखसूस होती थी जहाँ उनके दोस्त आते, वो उन्हें बिठाते, चाय पिलाते। एक दिन मैंने जब किंग सर्कल रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोला तो मैं क्या देखता हूँ कि नजीर नाजी साहब मेरे वालिद साहब के कान में कुछ सरगोशियाँ कर रहे हैं। वो कोई बात पूछते हैं, फिर नईम हाशमी साहब नजीर नाजी साहब को उस बात का डिटेल तफसील से जवाब देते हैं। मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ ये सारे मंजर देख रहा था। अब मुझे लगा कि ये कोई बहुत अहम बातें कर रहे हैं, मुझे इनकी मुलाकात में दखल नहीं देना चाहिए, मुझे वापस चले आना चाहिए। मैं अपने वालिद से मिले बगैर वापस चला आया। जब ये मैं मुलाकात का जिक्र कर रहा हूं नजीर नाजी साहब की और नईम हाशमी साहब की, तो उस वक्त नजीर नाजी साहब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के अखबार मुसावात के एडिटर बन चुके थे और एडिटर के तौर पे काम कर रहे थे। तो जब 1-2 घंटे के बाद मैंने देखा कि अब वो नजीर नाजी साहब चले गए होंगे, तो मुझे एक उलझन थी इस मुलाकात पे। तो मैं अपने वालिद साहब के पास पहुंचा, वो बैठे हुए थे, मैं उनके साथ बैठ गया। मैंने कहा, अपने वालिद से कहा कि अब्बा जी, आपके पास नजीर नाजी साहब बैठे हुए थे, आपको पता है कि ये रोजनामा मुसावात उस वक्त एक बड़ा अखबार था, एडिटर है। उन्होंने कहा हाँ बेटा मुझे पता है। तो मैंने कहा भाजी मैं आजकल बेरोजगार हूँ, तो आप नजीर नाजी साहब से कहकर मुझे वहां मुलाजमत दिलवा सकते हैं। अब्बा जी ने एक कहका लगाया और कहा कि क्या तो मैं दूं, लेकिन कहने का फायदा कोई नहीं होगा। मैंने कहा क्या मतलब? क्या मेरी वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है,
मेरे पास आता है, कोई उसकी उलझने होती हैं नज़ीर नाजी साहब की, उनके मसाइल होते हैं, सहाफ़ती मसाइल होते हैं, सियासी मसाइल होते हैं, कोई भी, या कोई हवाला उन्हें चाहिए होता है, तो मेरे पास तशरीफ़ लाते रहते हैं नज़ीर नाजी साहब, तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ। लेकिन उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। ये 1972 में नईम हाशमी साहब ने नज़ीर नाजी साहब के बारे में कहा था कि नज़ीर नाजी साहब की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो मैंने कहा फिर, कह रहे अगर मैंने उन्हें क्या दिया नज़ीर नाजी साहब को कि खावर को मुलाजमत दे दो, और जब तुम मिलने जाओगे नज़ीर नाजी साहब को तो मुझे खदशा है कि कहीं वो आपसे ये ना कह दे, तुम्हें ये ना कह दे कि कौन नईम हाशमी, मैं तो नहीं जानता नईम हाशमी। मैंने कहा ये उनकी आदत है। कह रहे हैं आदत नहीं है, नईम हाशमी साहब ने कहा आदत नहीं है, वो बाकायदा भूल जाने के आर्जा में मुब्तला है। उन्हें अचानक चीज़ें याद भी आ जाती हैं और अचानक बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी और नज़ीर नाजी साहब की बराह रास्त दोस्ती होगी। मैं उनके बेटे अनीक नाजी की शादी पे उनके ख़ास मेहमानों में शामिल था। उस शादी के नज़ीर नाजी साहब ने अपने ख़ास मेहमानों के लिए उस अपने बेटे की, बड़े बेटे की शादी पर बहुत एहतमाम किए थे। हर दो या एक दोस्त को किसी न किसी होटल में कमरा लेके दिया हुआ था, किसी को किसी जगह रखा हुआ था, किसी को किसी जगह रखा हुआ था, और उनके लिए जो ज़रूरी सामान होता है उसका बंदोबस्त किया हुआ था। तो नाजी साहब ने मुझे कहा कि तुम खबर, मैं तेनू ना तो किधरे कले भेज रहा वा ते ना मैं तेनू किसी के नाल भेज रहा वा, ते तू तो मैं अज राती इकट्ठे बैठांगे। मैं क्या अच्छा जी नाजी साहब बैठांगे कित्थे? और पुरानी नारगली मसूद बारी दे घर, बारी लीग दे पुत्र दे घर, वो अहमद सईद कुरबानी के नाम अलाट हुआ घर था, जो बारी अलीक साहब को उन्होंने दे दिया था। फिर उनकी औलाद वहाँ रहती रही। फिर मसूद बारी की जो शादी है वो भी उसी बिल्डिंग में हुई थी। उस बिल्डिंग की कहानियाँ भी मैंने, उस छोटे से जो अपार्टमेंट था सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पुरानी नारकली में, उसकी कई कहानियाँ भी आपको सुना चुका हूँ। जब रात को मैं वहाँ पहुँचा मसूद बारी के घर में, जहाँ मुझे नज़ीर नाजी साहब ने दावत दी थी कि आज तुमने और मैंने आज की शाम जो है वो रात जो है हम इकट्ठे गुजारेंगे। हाँ जी, जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने तो मुझे देखने के बाद आंखें ही फेर ली। तुम यहाँ क्यों आए हो? तू क्यों आए थे? नाजी साहब तुसी मैनू किया सी कि बारी दे घर आना ते असीं इकट्ठे बैठांगे। मैं तेनू कदों किया सी? तेरा मेरा की तलक है? शट अप। इस तरह उन्होंने गुफ्तगू की और मैं घबरा कर वहां से निकल आया। उसके बाद जिंदगी में कई वाकयात ऐसे आते रहे, कई वाकयात। एक वाकया बड़ा मशहूर है कि लक्ष्मी चौक जब राउंड अबाउट हुआ करता था लक्ष्मी चौक में, तो वो लक्ष्मी चौक गफूर भट्ट के दफ्तर से नीचे उतरते हैं, रात गए तो घर से शायद लड़के आए थे और गफूर भट्ट के दफ्तर से वहां सोने की बजाय नीचे उतर आए थे। ये भूल गए थे कि घर लड़ाई करके आए हैं। वहां एक रिक्शा रोका, रिक्शा रोकने के बाद उसमें बैठ गए। जब बैठे हैं तो उन्हें याद आया कि मैं तो अपनी बीवी से लड़ के आया। तो रिक्शे वाले ने पूछा कि साहब जनाब किथे जाना है? कहता जो मैनू याद आएगा, नज़ीर नाजी साहब कहने लगे कि जो मैनू याद आएगा मैं तेन दस देंगा, तो फिलहाल तू इंज कर
कि आ गोल चक्कर दे ना तू चक्कर लाता रहा, दायरे दे विच रक्षे नूं घुमाता रहे। और ये वाकया ऐसा वाकया है जिसकी मैंने तस्दीक की नाजी साहब से कि एक वाकया ऐसा हुआ था। कह रहे हाँ दोस्त, कहते हैं हुआ था, शायद हुआ हो। वो इस टाइप के आदमी थे। उनकी कई कहानियां, प्रेस क्लब में ताश भी वो खेलने के लिए किसी ज़माने में रेगुलर आया करते थे, और वहां पर भी उनकी लड़ाई झगड़े। एक दफ़ा उनके पास अच्छे पत्ते आ गए, फ्लाश खेल रहे थे तो बहुत अच्छे पत्ते आ गए उनके पास, और उनका ख्याल था कि इन पत्तों को कोई मात नहीं दे सकता। नज़ीर नाजी साहब की जेब में जितने पैसे थे उन्होंने बेट करने शुरू कर दिए, वो दाव लगाने शुरू कर दिए। और दूसरा आदमी वो पत्ते शो नहीं करा रहा था अपना, दूसरा आदमी होता सरेंडर कर जाता है कि यार इसके पास पता नहीं कितने बड़े पत्ते होंगे जो इतने ये पैसे फेंके जा रहा है। तो दूसरा भी बड़ा पक्का बैठा हुआ था। मुझे ये जो वाकया मैं आपको सुना रहा हूं, ये मेरा देखा हुआ वाकया है। नज़ीर नाजी साहब ने एक आदमी को तलाश किया, अपनी कुर्सी पे बिठाया और कहा कि तुम मेरे पत्तों का ध्यान रखो, मैं पैसों का बंदोबस्त करके आता हूं। वो पैसों से भी ज्यादा कीमती एक दांत या उस दांत के बने हुए जेवरात लेके कोई 1 घंटे के बाद वापस आए, और जब पत्ते शो कराने का वक्त आया तो दूसरा आदमी जीत गया था। उसके पास शायद ज्यादा पोकर थे, ज्यादा जोकर थे, उसकी गेम जो थी इनकी तोकों से ज्यादा बड़ी थी। इस किस्म के बेशुमार वाकयात जो है वो चलते रहते हैं, इनकी जिंदगी में चलते रहे। तो कई वाकयात ऐसे हैं जो मैं आपको कभी कभी सुनाता रहूँगा। वो मेरे चाचा जी थे, मैं उनको याद करता रहूँगा। उनके बेटे मेरे भाई बने हुए हैं, मैं उनके दुख में शरीक हूँ। वो अगर सख्त बाप होंगे तो प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले बाप भी थे, बच्चों का ख्याल रखने वाले बाप भी थे। तस्वीर के दोनों रुख होते हैं कि एक बंदा सख्त मिजाज होने के बावजूद उसके अंदर नरम गोशे भी बेशुमार होते हैं। तो नज़ीर नाजी साहब का एक बड़ा वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूं कि जिस अखबार के वो अब तक एडिटर इन चीफ थे, कई साल घर से घर बीमार बैठे हुए, उनका नाम अखबार पर एडिटर इन चीफ के तौर पे छप रहा है, और उनको एक भारी रकम, बड़ी जो कम एडिटर वसूल करते हैं, उनको तनख्वाह हर महीने घर भी पहुंचाई जा रही है। ये उस अदारे के मालिक का ज़र्फ है, उनका मजाज है कि उन्होंने नज़ीर नाजी साहब के साथ ये सलूक किया। उस अखबार के मालिक और नज़ीर नाजी साहब का ताल्लुक कैसे बनता है, ये समझिए कि ये है आज की कहानी। नज़ीर नाजी साहब की जो कहानी है वो ये कहानी है, जो बड़ी कहानी है, बड़ा वाकया है। कि मुझे मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त ने, जो दोस्त नहीं भाई था, बड़े भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, मेरे बच्चों की तरह, छोटे भाई की तरह, हर तरह का ख्याल रखा करता था। उनके दिमाग में आई मेरे दोस्त के कि वो मीडिया हाउस बनाए, टीवी निकाले, अखबार निकाले। इसके लिए पहली मुलाकात जिस घर में हुई उसमें 3 आदमी शरीक थे। एक वो मेरे दोस्त थे जिन्होंने इन्वेस्ट करना था, एक उनके अपने तीसरे दोस्त थे जो को इन्वेस्टर थे, शायद बाद में उनकी शराकतदारी खत्म हो गई, तीसरा मैं था। वहां पर बैठकर
ये अखबार और टीवी निकालने का मंसूबा बना था। एक दिन मेरे उस दोस्त ने, जब जो कि इस वक्त एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के मालिक हैं, मुझे कहा कि तुम मेरी लाहौर के जितने भी अखबारात हैं इनके एडिटर्स और कॉलमिस्ट और बड़े बड़े सहाफ़ियों से एक इकट्ठी गेट टुगेदर अरेंज कर सकते हो मेरे साथ। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता, आपने कहा है मुझे, मैं आपका कहा हुआ कैसे कह सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं कब रखनी है। कह रहे आप इंतज़ाम कर लो और मुझे बता दो कब रखनी है तो हम कर लेंगे। मैंने कुछ 4-5 दिन काम किया, दोस्तों को फ़ोन किए, तमाम एडिटर्स को फ़ोन किए, तमाम कॉलमिस्ट को फ़ोन किए। मेरा तकरीबन तमाम लोगों के साथ उस वक्त भी एक अच्छा ताल्लुक़ रहा। किसी भी अखबार का कोई एडिटर हो, मतलब अब्बास अतर साहब नुमाए वक्त में उस ज़माने में थे जबकि ये बात है, वो लंदन में जलावतनी काटी थी उन्होंने, उसके बाद नुमाए वक्त को ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरह जितने भी अखबारात थे और बड़े बड़े नाम के कॉलमिस्ट, जिनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं, वो उनको मैंने अपने दोस्त नईम ताहर के दफ्तर में डिनर की दावत दे दी और उनकी तादाद जो दोस्तों की थी जिन्हें मैंने बुलाया, जो सीनियर्स थे, मेरे जितने भी लोग थे मेरे सीनियर्स थे, तो उन्हें मैंने जहाँ बुलाया वो मेरे एक दोस्त नईम ताहर साहब का वसीओ अरीज दफ्तर था, जहाँ पर बैक वक्त 50 से ज़्यादा लोग जो है उनकी सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती थी। वहाँ पर लोग आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए। वो मेरा दोस्त भी वहाँ पर आ गया। वो मेरा दोस्त जो मीडिया हाउस बनाना चाहता था, वो पहले सियासत में आना चाहता था। मीडिया हाउस बनाने से पहले उनका ख्याल था कि वो सियासत में आएंगे और भरपूर सियासत करेंगे। तो बल्दियाती इंतखाबात उस ज़माने में बहुत अहम चीज़ होती थी। सियासत में कदम रखने के लिए सबसे पहले आपको काउंसलर मुंतखब होना पड़ता था। काउंसलर का इंतखाब कोई आसान काम नहीं होता था और काउंसलर के इंतखाब को इंतहाई अहमियत दी जाती थी। उनका मुकाबला, जो मेरे दोस्त थे, उनका मुकाबला जमात इस्लामी के सलमान भट्ट से हुआ था। सलमान भट्ट एक वोट से हार जाता है, जमात इस्लामी का उम्मीदवार, मेरा दोस्त जो थे वो जीत जाते हैं। सलमान भट्ट नतज को चैलेंज करता है, दोबारा गिनती होती है, वोट जब दोबारा गिने जाते हैं तो बराबर बराबर आ जाते हैं। जब बराबर बराबर आ जाते हैं तो मेरा दोस्त जो है वो तीसरी बार काउंटिंग का मुतालबा करता है। तीसरी बार अगर कराई जाती है, काउंटिंग कराई जाती है, तो कम से कम एक वोट तो हमें ज्यादा चाहिए। उस एक वोट के लिए हमने क्या क्या प्लानिंग्स की, किन किन लोगों से मिले। वो वोट हमें जो एक ज़्यादाबाद में मिला, वो मेरा दोस्त जो है लाहौर के पहले तो मुंतखब हुए, काउंसलर हुए, फिर वो लाहौर के मेयर भी बने मेरे वो दोस्त, जो आजकल एक बहुत बड़ी मीडिया एम्पायर चला रहे हैं। क्योंकि सियासत से शायद उन्होंने उकता गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सियासतदान जो है उनको मुतारफ़ कराया, उनकी माली मुआवनत की, और जहाँ तक बहुत अजीम शख्सियत है वो। तो आज एक टेलीविज़न पे एक असीर कैदी PTI के
उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, वो मेरे मोहल्लेदार थे, मियाँ असलम इकबाल साहब। मियाँ असलम इकबाल साहब की पहली मुलाकात इस मीडिया ऑनर जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके साथ पहली मुलाकात मेरी छरे वाले घर में हुई थी। लो जी, जब नईम ताहर के दफ्तर में जो डिनर हो रहा है, डिनर के दौरान लवाजमात भी मौजूद थे, कुछ और भी, तो नजीर नाजी साहब को पता चलता है कि इस महफिल में सहाफियों के अलावा एक ऐसा शख्स भी बैठा हुआ है जो काउंसलर मुंतखब हुआ है और अब मेयर का इंतखाब लड़ने जा रहा है। जब वो काउंसलर और मेयर का इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद साहब, जो अब एक बड़ी मीडिया एम्पायर के मालिक हैं, वहां से उठकर चले गए, तो नजीर नाजी साहब ने जनाब गालियां निकालनी शुरू कर दी। कौन है गासी जरा एक काउंसलर मेरे वर्गे सीनियर साफी के नाल बिठा के चला गया। तो कोई किसी का नाम ले, कोई किसी का नाम ले। वहाँ शरारती मरहूम दोस्त हमारे खालिद चौधरी मौजूद थे। खालिद चौधरी ने नजीर नाजी साहब को यकीन दिला दिया कि इनको जो यहाँ आए थे ना बल्दियाती काउंसलर और जो अब मेयर बनना चाह रहे, ये खावर नहीं माशमी के मेहमान थे। उसके बाद तो मेरी शामत आ गई नजीर नाजी साहब के हाथ। सब लोग चले गए, नजीर नाजी साहब नहीं गए, और वो इसी बात पे अड़े रहे कि काउंसलर को मेरे साथ क्यों बिठाया गया। उसी हालत में मैंने सीढ़ियां उतरवाई नजीर नाजी साहब को, उनकी गाड़ी में ड्राइवर साथ था, गाड़ी में बिठाया गया, वो गाड़ी गई, मेरी जान छूटी। फिर 2-3 दिन के बाद मेरी अपने दोस्त काउंसलर जो मेयर का इंतखाब लड़ना चाहते थे, उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने बताया कि उस रात आपके चले जाने के बाद मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। नजीर नाजी साहब ने तो मुझे पकड़ लिया था कि तूने एक काउंसलर को मेरे साथ बिठाया और ये मेरी तौहीन है। ये आप मेरी बात को बड़ी गहराई से देखें। 2 किरदार आपके सामने रख रहा हूं, 2 किरदार अगर आप गौर करेंगे ना, एक इस वक्त जो मीडिया उसका मालिक है, और एक दूसरा कैरेक्टर वो जो आज हम में नहीं रहा। तो एक दिन क्या होता है, नजीर नाजी साहब इंतहाई जीनियस आदमी थे। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पाकिस्तान के पाए के नंबर 1 कॉलमिस्ट थे। उन्होंने अपनी सहाफती जिंदगी का जो आगाज है, वो निज़ाम साहब एक होते थे कराची में, एक अब्बास अख्तर साहब होते थे, और एक नजीर नाजी साहब। ये तीनों दोस्त थे, और ये तीनों दोस्तों ने पहली अखबारी जो मुलाजमत की थी वो रोजनामा अंजाम कराची में प्रूफ रीडर की हैसियत से तीनों लोग भर्ती हुए थे। तो नजीर नाजी साहब जो थे, जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने, तो नवाज शरीफ की जो तकारीर थी वो तकरीर नवीस के तौर पे, सरकारी तौर पे उनका तकर्रर हुआ था, और नवाज शरीफ की तमाम तकरीरें पहली वजारत उज़्मा में नजीर नाजी साहब ही लिखा करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि जिस मीडिया एम्पायर के मालिक की मैं बात कर रहा हूं, वो अचानक मेरे घर पहुंचते हैं, इछरे वाले घर में, और मुझे कहते हैं कि नजीर नाजी के साथ घर जाना है। मुझे समझ नहीं आई कि नजीर नाजी साहब ने तो
इनकी माँ बहन एक कर दी थी, और इनके साथ बैठना जो है वो अपनी शान के खिलाफ समझा था। और ये इंतहाई आजिज़ी से कह रहा है कि मुझे नज़ीर नाजी साहब के घर लेके चलो। मैंने नाजी साहब को फ़ोन किया, उन्हें बताया कि फ़लाँ शख्स साहब से मिलने के लिए घर आ रहा है। उन्होंने कहा ले आइए। मैं उनके घर में गया, नज़ीर नाजी साहब ने खुद इस्तकबाल किया। हमारे आने से पहले उन्होंने खसूसी तौर पर कुछ घर में डिशेस भी तैयार करवाई, नज़ीर नाजी साहब। हमने इकट्ठे वहाँ खाना भी खाया। फिर उस मौजूदा जो मीडिया एम्पायर के मालिक हैं उनमें और नज़ीर नाजी साहब के दरमियान एक दोनों की अलहदगी में मुलाकात हुई, और फिर पता चला कि एक नया अखबार मार्ज़ वजूद में आ रहा है और उसके एडिटर इन चीफ नज़ीर नाजी साहब चुने गए हैं, उनका इंतखाब किया गया है। और नज़ीर नाजी साहब जो नवाए वक्त और जंग में भी अपना कालम सवेरे सवेरे लिखा करते थे, वो कालम भी उधर शिफ्ट हो गया। नाजी साहब भी उधर शिफ्ट हो गए। नाजी साहब कई साल बीमार रहे, लेकिन उस अदारे के मालिक ने नाजी साहब के साथ कतई तौर पर ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया, उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किया। और मैं नाजी साहब चूँकि इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं, मैं नाजी साहब के भतीजा के तौर पर इस बात को सराहता हूँ और सैल्यूट करता हूँ उस आदमी को जिसने एक बीमार सहाफ़ी, इंतहाई शदीद बीमार सहाफ़ी जो अपनी याददाश्त ख़त्म हो चुकी है, जिसको अपने बेटों की शक्लें देखता है तो वो सोचता है कि मैंने इसको कहीं देखा हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि उसके साथ बैठी हुई औरत जो है उसकी बीवी है। अब भी अनीक नाजी साहब जब आए हैं लंदन से कुछ दिन पहले अब्बा जी की बीमारी क्या सुन के, तो जब वो अब्बा जी के पास गए हैं तो नज़ीर नाजी ने अपने बड़े बेटे को, जिसकी शादी का अहवाल भी मैंने आपको सुनाया, उसको देख के कहा ऐस मुंडे नूं लगदा है किधरे पहले देखा है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली मुलाकात में। खुदा हाफिज़। जाते जाते दरख्वास्त करूँगा खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।